नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद मौजूदा जो स्थितियां हैं, देशों के बीच में जो टकराव चल रहा है, एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि पुतिन मीटिंग पर मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हमले उतने ही अग्रेसिव करते हैं। जितनी बड़ी मीटिंग करके आते हैं उतनी बड़ी मिसाइल दाग देते हैं, उतने ही बड़े बम गिरा देते हैं। ज़ेलेंस्की दुनिया भर के चक्कर लगा रहे हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस सबसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन किसी की नहीं सुन रहे। पुतिन की फौज बेहद आक्रामक हो गई है, रोज यूक्रेन के नए शहरों पर झंडा फहर रहा है, कब्जा हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप जो युद्ध रुकवाने आए थे अब कह रहे हैं कि भैया ऐसे ही चलता रहा तो तीसरे विश्व युद्ध तय है। सिर्फ यूक्रेन, रूस ही नहीं, अगर आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द तो चीन, जापान, ताइवान में तनाव है। एक चीन ड्रिल करता है, ताइवान फिर जवाब में ड्रिल करता है, कोई किसी के समुद्र स्पेस में जाता है। कोलंबिया थाईलैंड बॉर्डर पर F-16 तैनात खड़े हुए हैं। वेनेजुएला में ड्रोन गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि पैदल आर्मी भी उतार देंगे। तो सवाल यह है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं, अफ्रीका के जो देश हैं वहां पर किस तरह के टसल चलते हैं वो भी हमने देखा है। तो कुल मिलाकर क्या दुनिया में चल रहे ये चार युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का बैकग्राउंडर है? क्या 31 दिसंबर शांति की डेडलाइन है और 1 जनवरी थर्ड वर्ल्ड वॉर की वॉर क्राई होगी? क्या जनवरी 2026 में हैप्पी न्यू ईयर के पटाखों में तीसरा विश्व युद्ध के धमाकों की आहट भी सुनाई देने वाली है? पूरी दुनिया इस वक्त कहीं ना कहीं टेंशन में है। तो इसी पर अपने मेहमानों से समझेंगे कि वाकई में जो खतरा है कितना करीब आ चुका है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या चेंज होने वाला है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कौन किसके साथ और क्यों खड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान को ऐसे में करना क्या होगा। इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए तालियों से स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का। रविंदर सचदेवा है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी भी जुड़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट। प्रोफेसर अंशु जोशी, आपसे शुरुआत करते हैं। जो फिलहाल जो स्थिति बन रही है जी, हर तरफ से आपके पास टाइमलाइन पे कभी यहां से बम गिरने की खबर आती है, कहीं से वॉर ड्रिल की खबर आती है। ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही चलता रहा तो ये रुकने वाला नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। हमें आम आदमी को ये समझा दीजिए, आपको ये खतरा कितना रियलिस्टिक लगता है? देखिए, एक तरह से यदि आप विश्व युद्ध को परिभाषित करें या समझने का प्रयास करें तो मैं द्वितीय विश्व युद्ध का यदि उदाहरण लूं तो हम इसको एक टोटल वॉर या ग्लोबल वॉर के नाम से जानते हैं। विश्व युद्ध हम जानते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग देशों ने इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी की थी। तो अभी की यदि आप वर्तमान स्थितियां देखें तो दो अलग अलग जगह युद्ध चल रहे हैं, घोषित युद्ध चल रहे हैं। एक रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, एक हम पश्चिमी एशिया में देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष चल रहा है। पर पिनाज, समझने की बात यह है कि क्या ये सिर्फ दो पार्टीज या दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है? यदि मैं आपको रशिया यूक्रेन का उदाहरण दूं तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच का नहीं, सभी एक्सपर्ट्स इस बात को जानते हैं, इस बात को आम जनता भी बहुत अच्छे से समझती है कि ये कैसे नाटो लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच ये युद्ध चल रहा है। तो इसमें यूरोप के तमाम वे देश जो नाटो के सदस्य हैं वो सम्मिलित हैं कहीं ना कहीं। अमेरिका इसमें अपरोक्ष रूप से हमें दिखाई ही पड़ता है। बाइडेन के समय उन्होंने फ्यूल किया था कि ये युद्ध उनकी अपनी डोमेस्टिक रीजंस थे, और ट्रंप के आने के बाद ये कंटिन्यू हम देख रहे हैं एक मोमेंटम। तो क्या ये दो देशों के बीच का युद्ध है? नहीं, इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग प्लेयर्स जुड़े हुए हैं। अच्छा, रशिया के साथी के रूप में हम चाइना को देखते हैं, तो चीन के परिप्रेक्ष्य में फिर हमें एशिया आना पड़ता है। इस प्रकार से यदि मैं पश्चिम एशिया की ओर चलूं तो वहां इजराइल के कौन साथी हैं, हमास का कौन साथ दे रहे हैं, पैलेस्टीन के पीछे कौन खड़े हैं, प्रॉक्सीज को कौन प्लेयर्स बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहां पे भी पश्चिम एशिया के तमाम जो प्रमुख देश है वो इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो हम एक रीजनल वॉर के तौर पर तो इन युद्धों को देख ही रहे हैं पिनाज, और इसमें फिर दूसरे कॉन्टिनेंट्स के भी अलग अलग प्लेयर्स जुड़े हुए हैं। तो क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि हम एक्चुअली ऑलरेडी एक विश्व युद्ध का सामना कर रहे हैं? अंतर यह है कि अभी जो बैटल ग्राउंड्स हैं वो अभी अलग अलग जगह नहीं खुले हैं। जो ये एक दो जगह घोषित युद्ध दो अलग अलग कारणों से चल रहे हैं, वहां पर ये युद्ध के थिएटर्स खुले हुए हैं। अब यदि इसको हम अभी अपने एशिया के परिप्रेक्ष्य में लाएं तो फिर यहां पर भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग कॉन्फ्लिक्चुअल स्थितियां बन रही हैं लगातार। तो ये कहना तो खैर गलत नहीं होगा कि हम अभी बिल्कुल एक ब्रिंक पर खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह की दुनिया में हम रहते हैं, जिस तरह से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या वे देश जो शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना चाहते हैं जैसे कि भारत, तो वहां वो न्यूट्रलिटी के माध्यम से शांति का साथ देकर के प्रयास ये कर रहे हैं कि हम घोषित विश्व युद्ध की तरफ ना जाएं। चलिए, घोषित नहीं होगा, लेकिन अघोषित जिस तरह से टसल अभी चल रही है तो वो अपने आप में अच्छे संदेश नहीं दे रही है। रविंद्र सर,
क्या हैप्पी न्यू ईयर जो है वो हैप्पी नहीं होने वाला है? 2026 अपने साथ और ज्यादा टेंशन और ज्यादा वॉर क्राई लेकर आने वाला है, और हम हिंदुस्तान हम कहाँ रहने वाले हैं? अनफॉर्चुनेटली नया साल और आने वाला वक्त एक तरह का काफ़ी डार्क किस्म का समय दिखता है। प्रोफेसर अंशु जोशी ने बिल्कुल सही पेंट कर दिया। अव्वल तो मेरा ये मानना है कि पिछले 3 सालों से हम एक विश्व युद्ध में ऑलरेडी हैं। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र है उसमें कि लोग लड़ रहे हैं ट्रेंचेस में, सोल्जर, गोला बारूद। अब हम रहते हैं टेक्नोलॉजी के युग में, पैसे के युग में। रशिया का $300 बिलियन जब्त करके यूरोप में $250 बिलियन यूरोप में और 50 अमेरिका में हो रखा है। ये फाइनेंशियल वॉर है। चाइना को टेक्नोलॉजीज डिनाई और जब्त करा हुआ पैसा कहां लगाना चाहते हैं ये भी उन्होंने साफ कर यूक्रेन दिया है। कंस्ट्रक्शन में, तो ये वॉर है ना, फाइनेंशियल वॉर है। स्विफ्ट में काट दिया आपका, तो टेक्नोलॉजी रेस है, ये वो है, सारा सैंक्शंस है, तो ये वॉर ऑलरेडी चल रही है। ओके, नाउ बट बिगर पिक्चर, इस समय दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जा रहा है उसकी तरफ जा रही है, जिसको मैं कहता हूं न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, कोविड हुआ, पूरी दुनिया रुकी, पहली बार हजारों करोड़ों साल में इंसान एक साथ पूरे ग्लोब में रुका। यूक्रेन वॉर हुई, पिछले 100 साल की सारी जियोपॉलिटिक्स उथल पुथल हो गई, इजराइल गाजा हो गया, और उसके ऊपर से ट्रंप आ गए हैं। तो इस समय हम जो रह रहे हैं एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, अलग अलग पार्टनरशिप्स बन रही हैं, खेमे बन रहे हैं, किसको क्या करना है, कहाँ क्या करना है। हम इस मैट्रिक्स के अंदर रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन दिस थर्ड वर्ल्ड राइट नाउ। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि आज की तारीख में हम लोग दुनिया के जो भी हैं किस तरह से इस मैट्रिक्स का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसको इमेजिन कीजिए, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है। आने वाली दुनिया का जो कंप्यूटर का जो दिमाग होगा वो अच्छे विचारों की तरफ जाएगा या लड़ाई की तरफ जाएगा, डिपेंड करता है इस समय हम कौन सी आवाजें उठा रहे हैं। जैसे भारत, मिडिल पाथ, जियो और जीने दो इत्यादि। तो डिपेंड करेगा फ्यूचर आपका आने वाले वर्षों में कि किस तरह के विचार अपलोड हो रहे हैं इस वर्ल्ड मैट्रिक्स में। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो लग रहा है इस समय जो जा रहा है कंटेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट, रेस हॉर्सेस की दुनिया है, कौन सा सबसे तेज दौड़ सकता है घोड़ा, इंसान जंगल की तरफ वापस जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इट मे नॉट बी दैट डार्क, बट जहां भी आप देखें जिस भी देश में ये चल रही है कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि जब भी नया वर्ल्ड ऑर्डर, कोई भी चीज की अगर रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो खलबली तो मचती है ना सर। अगर कोई भी चीज है कि आप नंबर 1 के पायदान पे बैठे, नंबर 2 पे बैठा है, नंबर 3 पे बैठा है, अगर उस ऑर्डर को शफल करना है तो कोई नीचे गिरेगा, कोई ऊपर उठने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो वही सब हो रहा है। इस पर भी मैं आप लोगों से आगे बात करूंगी, लेकिन कर्नल शैलेंद्र, आपकी समझ क्या कहती है कि इस सब के बीच में हम हिंदुस्तान हम कहां खड़े हैं? क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम मल्टी अलाइंड हैं, हमारा कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, हम अपने हितों को देखेंगे, लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो हम कहां खड़े? और जय हिंद, नमस्कार पिनाज। आपने ना मेरे को एक्चुअली बड़े धर्म संकट में डाल दिया कि न्यू ईयर की टिकटें लूं या ना लूं, क्योंकि इस समय न्यू ईयर आने वाला है, आप लोगों ने क्लाउड्स डाल दिए हैं, तो आई डोंट नो, मेरे लिए मैं आई थिंक मैं रिफंड ले लूंगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर सारे एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, बट फिर भी एज अ आशावादी सच्चाई से अगर मैं इसको देखूं, विश्व युद्ध बड़े अच्छे से स्पेसिफाई किया गया कि अगर विश्व युद्ध होगा तो कैसा होगा। दैट मीन्स कोई 2 ऐसे ग्रुप्स बनेंगे जो आपस में लड़ेंगे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि अभी तक वो 2 ग्रुप नजर नहीं आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ जाएंगे वगैरह वगैरह। बट आज की तारीख में शायद क्योंकि ये जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो काम कर रहा है इंडिया स्पेशली, नॉट दैट कि हम किसी को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप करके देख लीजिए। हमारा एम क्या है? हमारा एम है हम अपनी इकॉनमी अपने डेवलप्ड नेशन की तरफ पर ले जाएं, अपने आप को डेवलप कर लें, अच्छी दुनिया में रहें, अच्छे लोग रहें, अच्छी एक एटमॉस्फेयर बनाएं। अब इसमें चैलेंजेस हैं। इसमें 73 कंट्रीज आर एट वॉर विद ईच अदर, इकोनॉमिक वॉर, फिजिकल वॉर, डिफरेंस वॉर, पॉलिटिकल वॉर, आई डोंट नो विच ऑल वॉर। और इंडिया उसका ड्यू शेयर हमें भी मिलता है। हमारे साथ वॉर चल रही है तो किसकी चल रही है? यूएस की चल रही है टैरिफ वॉर, पाकिस्तान की चल रही है टेररिज्म वॉर, चाइना की चल रही है सो कॉल्ड इकोनॉमिक वॉर। दुनिया में अगर इंडिया के कोई भी एनिमीज हैं तो मुझे लगता है वो सबसे पहले एनिमी इसलिए क्योंकि इंडिया एक अलग तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहा है, इसलिए हमारे एनिमीज ज़्यादा हैं। टेररिज्म वाला भी हमारा एनिमी है, इकोनॉमी वाला भी है, टैरिफ वाला भी है। अभी लेटेस्ट और कंट्रीज जो बात कर रही हैं टैरिफ की, वो भी मेरे लिए एक तरह से एनिमी है। क्यों?
क्योंकि यू आर गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ। मैं आपको बता रहा हूं, कृपया कर कर किसी की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए। और दिल अगर ये कह रहा है, जो मेरा इस समय कह रहा है कि न्यू ईयर ईव में मना लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको आज बोल रहा हूं 1 जनवरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद हो जाए तो मुझे नहीं पता। ठीक है, यानी आप आशावादी हैं लेकिन लिमिटेड पीरियड तक। प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ व्हाट्सएप आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ बात हो रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, जो स्थितियां बन रही हैं। आप थाईलैंड कंबोडिया की स्थिति देख लीजिए, चीन जापान ताइवान के बीच में तनाव देख लें हम। अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो चला रहा है, ईरान इजराइल वो अलग एक कॉन्फ्लिक्ट खुला हुआ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो ऐसा लग रहा है कि भाई छोटे 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 बम रखे हुए हैं, कहीं थोड़े फटते हैं थोड़े फटते हैं। अगर ये सारे इकट्ठे फट गए 2026 में वर्ल्ड वॉर तय। देखिए, जनरली हम पिछले जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर एक शब्द बहुत प्रचलित हो गया। हाँ। हर जगह जहां पर चर्चा होती है एकेडमिया में या मीडिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो समय बहुत बीत चुका है। आज आप देखिए कि वो अमेरिका जो इस रशिया यूक्रेन वॉर को फ्यूल किया पूरी तरीके से जिम्मेदार था, वही ट्रंप आज ये कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री तुम जिम्मेदार हो और तुम कमजोर हो चुके हो, यानी तुम्हें अब युद्ध पर रोक देना चाहिए। अब ये है नुआंसेस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, जो आज का समय है वो कॉन्टेक्स्ट और नुआंसेस इतने बारीक हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कंसोलिडेट होकर के एक ग्रुप बनेगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अपने इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि वो कंसोलिडेट पावर कभी नहीं बन सकती है आज के इस दौर में जहां पर हित आपस में टकराते हैं। आप देखिए कि मैं यदि 6 महीने पहले की बात कीजिए, इवन अभी अलास्का वार्ता की पहले तक की बात कर लीजिए, अलास्का के बाद की बात कर लीजिए कि यही ट्रंप है जो रशिया पर सैंक्शन लगा रहे हैं, जो बड़ी कंपनियां ऑयल की वहां पर सैंक्शन लगा दिया। यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन बाद में फिर तेवर बदल गए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। कल तो कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। नहीं, इसलिए मैं कहता हूं, क्या कहें सर? नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि एज ए मेच्योरिटी का एनालिसिस यही कहता है कि इनके बयानों पर मत जाइए। इनके जो हित हैं इतने टकरा रहे हैं आपस में। अब चाहिए ट्रंप को चाहिए आर्कटिक में ऑयल और एनर्जी रिलेशन किससे? पुतिन के साथ। उनको ये लगा कि जब भारत तक पुतिन आए और पूरी दुनिया ने पूछा कि जब तुम यूरेनियम ले रहे थे कहां से? अमेरिका से, और जब अमेरिका जब रूस से यूरेनियम ले रहा है और भारत ऑयल खरीद रहा है, इसका अंतर बता दीजिए क्या है। तो पूरी तरह से अमेरिका स्तब्ध रह गया। अब उसको लगता है कि यही सही वक्त है कि यूरोप की एकता की जो बातें हैं इसको किनार किया जाए। ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। अमेरिका फर्स्ट को आगे रख करके और रशिया के साथ रीसेट किया जाए, और यही आप देख ले कि C5 की बात वो करने लगी। तो अनप्रेसिडेंटेड ये दौर चल रहा है एक फ्रेगमेंटेड ऑर्डर में। इस फ्रेगमेंटेड ऑर्डर में आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बटन दब गई चालू हो गया। एक तरफ कंबोडिया स्टार्ट होता है तो इजराइल चालू हो जाता है, इजराइल हो जाता है तो वहां पर फिर वो कनाडा पर आ जाते हैं। तो ये जो दौर है ये फ्रेगमेंटेशन का है, और हित इतने ज्यादा टकरा रहे हैं कि वहां पर कोई देश एक साथ आ नहीं सकता, इन समूह नहीं आ सकते। आप स्टारमर की बात कर रहे हैं, फ्रेडरिक मर्ज की बात कर रहे हैं, ये इनकी तीनों की बात कर ले, ये तीनों के आपस में हित टकराएंगे। आप थोड़ा सा अमेरिका को पीछे हटने दीजिए। तो कहने के सेंस ये थर्ड वॉर की बात करना हो सकता है कि रेटरिक में अच्छा लगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये 1945 का युग नहीं है, 2025 का है, जहां पर हर राष्ट्र अपने हित को आगे रख करके बात कर रहा है। तो सर बिल्कुल आपने सही कहा। रविंद्र सर की बात को आप क्योंकि उस वक्त थे नहीं, तो मैं आपको उस पर रेफरेंस चाहूंगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और भाई जब चेंज होता है किसी भी पोजीशन में तो उसमें कुछ ना कुछ उठापटक तो होती ही है। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में हम कहां खड़े हैं और हमें कहां खड़े होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को पिछले हम 10 दिन से इसी पर बात कर रहे हैं कि इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में हम कहां हैं। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडेक्स सेंट्रिक, मैं हमेशा कहता हूं, आज पूरे डायलॉग विमर्श देखिए पूरी दुनिया के, उस विमर्श में भारत केंद्र में। जब मैं ये कहता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि आइडियलिस्टिक पोस्चर है। आइडियलिस्टिक नहीं है, ये युवा बैठे हुए हैं। मैं इनको ग्लासगो जो COP26 की बैठक हुई थी, वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर एक्शन प्लान को लेकर गए थे, क्लाइमेट एक्शन प्लान को लेकर। दुनिया में जितने ग्लोबल चैलेंजेस है, इंडिया हैज पोटेंशियल टू एड्रेस दीज ग्लोबल चैलेंजेस, और वो एक्शन प्लान है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब बदलता ऑर्डर है ना, इस बदलते ऑर्डर में इंडिया के पास एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी DPI है आपके पास है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास, दुनिया की सबसे डेमोग्राफी है। उस कंडीशन में बदलते ऑर्डर में भारत केंद्र बिंदु है। इसीलिए G20 के पहले हमने ग्लोबल साउथ की मीटिंग की थी कि ये वो धुरी है, और इसीलिए जब पुतिन यहां पर आते हैं तो ट्रंप भी चयन होते हैं और उनके सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में C5 दिखने लगता है।
वहां से बीजिंग से कहते हैं एससीओ में इंडिया सेंटर में होते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी दोनों के बीच में होते हैं। आखिर क्या अचानक सब कुछ? ऐसा नहीं है। इस बदलते मिजाज में भारत की वो ताकत है जो आप कितना भी दबाए, ट्रंप ने कितना दबाया, कितना 25 लगाया, क्योंकि भारत को मालूम है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, हमारा जो यूथ है और हमारे जो ग्रोथ रेट है और इंडिया की जो फिलॉसफी है, पुतिन के सामने पहले वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हो सकता है कि हम डिफेंस की बात करते, अभी मीटिंग में हो सकता था कि हम ट्रेड की बात करते, लेकिन उन्होंने कहा आप हमारे सच्चे मित्र थे, हमें समय समय पर सूचना देते थे और मुझे मालूम है कि पीस ही और डायलॉग ही इस पूरे युद्ध का वो होगा। यानी इंडिया हैज एक्शन प्लान टू एड्रेस द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड पोजिशनिंग इटसेल्फ नॉट एज अ रेटरिक बट एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंट्री। चलिए सर, उम्मीद पर सभी लोग हैं, हम चाहेंगे कि हम दुनिया को रास्ता दिखाएं। हिंदुस्तान ने इतिहास में भी ऐसे किया है। प्रोफेसर अंशु, आप अगर बात करें रूस यूक्रेन वॉर की, क्योंकि ठीक है बाकी वॉर्स जो हैं उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है, वो छोटे फ्रेगमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट सर कह रहे हैं, लेकिन ये वॉर रुकता नहीं दिखता और कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप पीस स्टॉक करके आते हैं, उसके बाद बड़े बम गिरा देते हैं और ज्यादा हथियार लेते हैं। चल क्या रहा है इसमें, और आपको लगता है कि कहीं रुकेगा? रुकेगा तो बिल्कुल, जो युद्ध शुरू होता है उसका अंत भी होता है। 4 साल हो गए, बिल्कुल रुकेगा। और नए साल में हम नई आशा के साथ प्रवेश करेंगे, क्योंकि जेलेंस्की के भारत आने की भी खबरें आ रही हैं पुतिन की विजिट के बाद। यूक्रेन रूस के युद्ध के साथ साथ में बैलेंस ऑफ पावर की तरफ भी आपको ले चलूंगी दुनिया के, और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कुछ बेसिक बताना चाहूंगी। पहले आपके सवाल के जवाब पर आती हूं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच जो गले की हड्डी दोनों ही साइड्स की तरफ से फंसी हुई है, हम उसको देखें। अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट्स जो जेलेंस्की की तरफ से आए हैं, उसमें जेलेंस्की ने ट्रंप पर यह एलिगेशन लगाया है कि वे रशिया की टूवर्ड्स टिल्टेड है या बायस्ड है। उनका जो 28 सूत्रीय प्लान है उसमें जो बिंदु हैं वो रशिया को फायदा दिलवाने के जेलेंस्की तरह ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और ट्रंप इससे फ्रस्ट्रेट होकर, ट्रंप के स्पोक्स पर्सन का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट ये आया है कि ट्रंप दोनों से ही, रशिया और यूक्रेन दोनों से ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब हो ये रहा है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि जो जो यूक्रेन के जीते हुए एरियाज हैं वहां से रूस पीछे हट जाए। यूक्रेन की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है या उसकी अपनी जो सोवरेनिटी है, उसकी इच्छा कि वो नाटो का पार्ट बने या ना बने, और आइंदा कभी रूस की तरफ से उसको कोई खतरा ना हो। पुतिन के क्या बिंदु हैं? पहली बात तो जिस एक बिंदु से युद्ध शुरू हुआ था, पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा बने, क्योंकि नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कोल्ड वॉर के दौरान बना एक मिलिट्री अलायंस है जो तत्कालीन यूएसएसआर लॉबी के खिलाफ बनाया गया था, वॉर्सो पैक्ट के खिलाफ। अब पिनास, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो वॉर्सो पैक्ट धीरे धीरे अपना रेलेवेंस उसने खो दिया, वो खत्म हो गया। नाटो अभी तक जारी है, और नाटो के माध्यम से अमेरिका ने जो अपना हथियारों का बाजार और हथियारों की इकोनॉमी विशेषकर यूरोप के माध्यम से चलाई है, वो पूरी दुनिया जानती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ये युद्ध है ये यूक्रेन रशिया के बीच में नहीं है, ये रशिया और नाटो के बीच में है। और सही बात है भाई, एक समय यूक्रेन तत्कालीन यूएसएसआर का पार्ट था। तो यदि आप जियोपॉलिटिकली और दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो यदि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने देते हैं पुतिन, तो रशिया के लिए कितना बड़ा खतरा है ये हम समझ सकते हैं। उनके दरवाजे पर जाकर के अमेरिका और नाटो खड़ा हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने ये अटैक किया, और इसके बाद से वो लगातार कह रहे हैं कि उनको रिटर्न में गारंटी चाहिए कि यूक्रेन नाटो का पार्ट कभी नहीं बनेगा, और जीते हुए जो एरियाज हैं जिसमें ज़ेपोरिजिया और खेरसोन जैसे स्ट्रेटेजिक महत्व के एरियाज हैं उसको वो नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये यहां पर गले की हड्डी फंसी हुई है, और इसकी वजह से कितनी ही मीट्स हो जाएं, अलास्का मीट के बाद भी हमने देखा कि बात बन नहीं पाती है। तो यहां मुझे लगता है कि ऐसे विश्वस्त मध्यस्थ की आवश्यकता है, जिसकी मध्यस्थता में दोनों ही नेता बैठें और कहीं ना कहीं, और वो मध्यस्थता हम करा सकते हैं। वो मध्यस्थता मैं बार बार कहती हूं कि वो मध्यस्थता हम ही करा सकते हैं, क्योंकि हम शांति, स्थिरता, विकास और सुरक्षा की बात करने वाले देश हैं। हमने पूरी दुनिया को बता दिया है पिनाज कि हमारे ऊपर टैरिफ लगे, तो हमने अपनी जीडीपी ग्रोथ कितनी करके बताई? 8.2% करके बताई। हम वो देश हैं जो आज भी टैरिफ लगने के बाद भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम वो देश हैं जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कह पाते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। हम वो देश हैं जो पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि ये समय युद्ध का नहीं विकास का है। हम वो देश हैं जो G20 में अफ्रीकन यूनियन को एज ए परमानेंट मेंबर शामिल करते हैं। हम वो देश हैं जो शक्तिवान देशों से कहते हैं कि आप क्लाइमेट
कंटेनमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की, तो वहां क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट फाइनेंस की भी बात कीजिए। तो भारत वो देश है जो तेजी से न सिर्फ ग्लोबल साउथ का बल्कि वैश्विक राजनीति में जिस तरह के बदलाव आए हैं, जैसे शक्ति की परिभाषा बदली है, युद्ध के मानक बदले हैं, जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर की हम सभी बात करें, पर ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये किस प्रकार से शक्ति, नियम और संस्थान मिलकर अलग अलग देशों को का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि वे आपस में शक्ति का बंटवारा कैसे कर सकें, वे आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस को संचालित कैसे कर सके। ये वर्ल्ड ऑर्डर है। ये कोई एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति बैठ करके नहीं तय करते हैं। True. तो उस वर्ल्ड ऑर्डर में आज भारत की एक प्रणेता की भूमिका मैं देखती हूं, क्योंकि वैसे आप अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, लेकिन वहां किस प्रकार के डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, किस प्रकार के इकोनॉमिक चैलेंजेस से हम जूझ रहे हैं। आपने अमेरिका की बात की, यही जी। सवाल रॉबिन सर, आप क्योंकि उसको ज्यादा बेहतर समझते रहे, आपका स्पेसिफिक एरिया भी है स्टडीज का, क्या कमजोर होता अमेरिका और उसकी बौखलाहट भी बहुत, और ट्रंप जैसा राष्ट्राध्यक्ष, ये सब भी इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल कर रहे हैं? और डेफिनेटली कर रहे हैं, पर मैं 1-2 स्टेप पीछे लेके फिर आगे आता हूं। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर बड़ा डार्क दिखता है, मैं एक एनालिस्ट हूं। अब ये बात नहीं कि मैं पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, मैं कुछ करता भी हूं। मैं जो कह रहा था कि हम जो इस समय करेंगे वो दुनिया, नई दुनिया बनाएगी। नेटिव अमेरिकन में एक सेइंग है, एक दादा अपने पोते से कह रहा है कि तेरे अंदर ना 2 भेड़िए हैं। तो पोता कहता है, नाना कौन सा? वो बोलता है, जिसको तू खाना खिलाएगा। एक अच्छा भेड़िया, एक गंदा भेड़िया है। तू अच्छे को खिलाएगा तो तू अच्छा बनेगा। तो हमें जो इस समय दुनिया में प्रयास करना है, जो अंशु जी भी कह रही हैं, भारत का, हमें अच्छी चीजों को आगे लाना है। अब अमेरिका पे आ जाइए। अमेरिका की विचारधारा में इस समय जो मैं कह रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है कि इंसान जंगल की तरफ जा रहा है, खास करके ट्रंप और इनके सपोर्टर्स की जो पॉलिटिक्स है, एलन मस्क इत्यादि की, इनकी पॉलिटिक्स में है कि कमजोरी इज अ वीकनेस। मतलब ये कहते हैं कि काइंडनेस की कोई जरूरत नहीं है, कंपैशन, करुणा नहीं होनी चाहिए मेरे में। क्योंकि इनका मानना ये है कि जो लिबरल्स हैं, ये बड़े लंबे टाइम से भाई लोग गरीब हैं, इनका कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये हमें ब्लैकमेल करते आए हैं। अब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम किसी चीज को लेकर करुणा और काइंडनेस नहीं दिखाएंगे। ये अमेरिका में ट्रंप का डोमिनेंट वो उस तरफ जा रहा है, राइट? लेकिन इस बीच पेंटागन की तरफ से ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई जहाँ पे कि कल को अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जो इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो अमेरिका में वो पहले वाला रुतबा नहीं रहा है। नहीं, वो सब रिपोर्ट्स आती हैं। नो डेफिनेटली इस समय ट्रंप और अमेरिका सोच रहे हैं टिपिंग पॉइंट पे। इस समय हमने पूरी दुनिया को दबा लिया तो दबदबा हमारा हमेशा के लिए हो गया। हमने अगर इस समय दुनिया को अरेंज नहीं करा अपने हिसाब से, तो हमारा डिक्लाइन होगा, हमारी बादशाह चली जाएगी। हमारी बादशाह। एक क्विक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं। अब बात है कि आप कैसी विचारधारा दुनिया में लाते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि हम कुछ करते नहीं है, जब एक कंबोडिया थाईलैंड का पीस हुआ, उससे 2 हफ्ते पहले हमारे थिंक टैंक ने अनाउंस किया था कि अगर ट्रंप ये शांति करवा देगा, हम इसे गांधी पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगे। भाई, हमारे पड़ोसी देश हैं कंबोडिया, थाईलैंड, स्पिरिचुअल नेबर्स है, सिविलाइजेशंस, अगर वहां शांति होती है तो क्यों नहीं अच्छी चीज को प्रमोट करो। तो जब इसने मलेशिया में शांति करवा दी, हालांकि अभी फिर उभर रही है, हमने इसको नॉमिनेट कर दिया ऑफिशियली एज अ थिंक टैंक। अब हमारी सरकार पे करे ना करे, पॉइंट इज, इस समय इंडिया को, हर देश को अपने खेल भी खेलने, अपनी पोजीशनिंग करनी है। कैसे अपनी ऑप्टी पॉलिटिक्स बनाओ, अपने नैरेटिव बनाओ, कैसे आपकी आवाज, ये जो बात हो रही है मैट्रिक्स में कोई एक अकेला जादूगर नहीं बैठा, 5, 6, 10, 100 लोग मैट्रिक्स, तभी मैं कह रहा हूं इस नए ऑर्डर को बना रहे हैं। ऐसे में हमें एंगेज होना है अलग अलग एंगल से, जिस भी एंगल से हम हो सके। बिल्कुल, बहुत खूब बात कही आपने। और हम ये दिखाते भी हैं कि भाई देखिए, हम पुतिन के साथ कार्ड डिप्लोमेसी भी करते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छी खासी लंबी फोन पर बातचीत भी करते हैं ट्रंप के साथ। तो हम अपना हित साधेंगे, हमने क्लियर कर दिया। कुछ सवाल भी हैं हमारे ऑडियंस के। जी, आपके पास भी आऊंगी, 2-3 सवाल इकट्ठे करके। जी सर, मेरा सारे पैनल से एक सवाल है। जैसे अमेरिका और चाइना में, अमेरिका चाइना से बहुत फियर करता है, और चाइना जो है अभी टेक्नोलॉजी के मामले में, एआई के मामले में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट शो करता है। इनफैक्ट उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बेस्ट है। तो ऐसा क्या चाइना स्ट्रेटेजीज अपना रहा है कि वो हर फील्ड में एक्सेल करता जा रहा है? और मेरा ये सवाल है कि भारत उससे क्या सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है? जी सर, किससे सवाल है? चलिए आप सर, आप जवाब देंगे। जी जी देखिए, हाँ, अभी चलिए ठीक है, 2 सवाल ले लेते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन रोबिन सर से है। रोबिन सर, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो भारत में इसका असर किस लेवल तक हो सकता है? क्या एआई और साइबर क्राइम इसमें इंक्लूड होंगे तो किस लेवल तक होंगे? ठीक है, 2 सवाल हो गए अलग अलग। जी हाँ, बिल्कुल आएंगे, सबके पास आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। मेरा सवाल ये है कि
अमेरिका जैसे कहता है कि जब ट्रंप का चुनाव हुआ था तो उनकी एक पॉलिसी ये भी थी कि हम पीस लाएंगे यूक्रेन और रशिया में, तो वो नहीं ला पाए क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ चाहिए था। तो यही काम उन्होंने अफ़गानिस्तान में किया, वो दुम दबा के भाग आए। तो आप कह रहे हैं कि अब अमेरिका रशिया से ट्रीटी करना चाहता है फॉसिल फ्यूल के प्रति। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अमेरिका सिर्फ हर जगह अपना व्यापार देखता है या पॉलिटिक्स करता है वो? ठीक है, छोटा सवाल, हाँ, क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं चाहती हूँ ज्यादा लोग सवाल। अमेरिका की पार्लियामेंट में एक फोटो दिखाया है अपने मोदी जी का, और रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन आए थे, उन्होंने कहा था कि हमने भारत को जितना दूर किया, ट्रंप ने उनको उतने उतने करीब कर दिया। तो वो परेशान है, वहाँ विरोध भी हो रहा है उनका। तो इसके बारे में टेंशन में अमेरिका। सर, प्रोफेसर साहब, आप शुरुआत करें, 2 सवालों के जवाब आप दें, एक रॉबिन सर के पास है, फिर आते हैं जी। देखिए, सबसे पहले जो चाइना का सवाल है, देखिए जब हम छात्र थे और आज तक एक सवाल हमेशा किया जाता है भारत और चाइना के कंपैरिजन में, कंपैरेटिव दिखाया जाता है, और एक सेफ उसका कॉरिडोर है निकलने का कि चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, हम डेमोक्रेसी कंट्री, इसलिए चाइना आगे है। एक सेफ गेम है ये, मैं इसको नहीं मानता। मैं कहता हूं कि जब आप पावर स्ट्रक्चर पर आते हैं तो हम कोई नहीं काउंट करता कि वो एथॉरिटेरियन है कि हम डेमोक्रेसी है। पावर स्ट्रक्चर पे आकर के हमें उतनी माइट के साथ उसके साथ लड़ना होगा। और इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो प्लान है, मैं आपको स्पेशली बता दूं, पिछले 2 साल का आप एक्टिविटीज देख लिए, चिप इंडस्ट्री को देख लीजिए, पूरी तरह से किस तरह से भारत सरकार पूरी तरीके से है कि हमारा जो डिफेंस है वो कितना टेक्नोलॉजिकल होना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से सरकार और समाज और देश इसके लिए तैयार है कि कंट्री का जो डीपीआई मॉडल है, डीपीआई मॉडल ही एक रिफ्लेक्शन उसी का, और जिस प्रकार से आप अपनी डिफेंस में अपनी इंडिपेंडेंसी ला रहे हैं। आपने देखा कि हमारा जो डिफेंस रशिया के साथ जो डिक्रीज हुआ, उसका रीजन यही है कि हमने सेल्फ मेक इन इंडिया का अप्रोच अपनाया, और इस बात को रशिया ने भी इंडोर्स किया कि हम डाइवर्सिफिकेशन, ये नहीं कि हम रशिया के बाद फ्रांस चले जाए, हम रशिया के बाद भारत में। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि SU-57 को हमने क्लियरली अभी डील इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत का मानना है क्यों ना भारत इसको बनाए अपना। आप समझिए, तो ये है मेक इन इंडिया का प्लान। तो मैं अपने साथी से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सब्र पेशेंस रखें, चाइना को भी मात देंगे। और इसीलिए वो चाइना कि आज से 1 साल पहले 2 साल पहले जो आंखें दिखाता था, अब कहता है कि RIC को RIP में ना बदला जाए। RIC आप जानते हैं ना, तो वो कहते हैं पुतिन साहब आप ही मोदी जी को लाइए, इसको RIP में मैं नहीं बदलूंगा। तो यानी कि अब जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल लाने की खुद इच्छा जता रहा कौन? चाइना। क्योंकि चाइना को लग गया कि यदि भारत ट्रंप की धमकी को साइडलाइन कर सकता है तो चाइना कहां है। तो मुझे लगता है थोड़ा सब्र रखिए, और ये इसलिए क्योंकि आपके पास ताकत है, और ताकत आपके निर्णय में, याद रखिएगा, आपके कंट्री के रिसोर्सेज का जो रिफ्लेक्शन है आपके डिसीजन पर रिफ्लेक्ट होता है। हमने डिसीजन लिया, पीयूष गोयल साहब जब वहां गए वाशिंगटन डीसी और ट्रेड डील हो रही थी, तो ट्रंप ने कहा कि देखिए ये 2 पेज हैं आपके पास, एक ब्लैक एक व्हाइट है, डील करेंगे? भारत ने कहा नहीं डील करेंगे, उसकी कितने भी कीमत चुकानी पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डील नहीं करेंगे क्योंकि डील संप्रभुता के नाम से नहीं हो सकती है। और एक साथ ये दुनिया का एक ऐसा मूवमेंट था कि उधर पुतिन आइसोलेशन में थे, 4 साल से, और पुतिन इंतजार कर रहे थे कि भारत जितना कॉर्नर होगा उतनी मोदी पुतिन की दोस्ती और आपस में आएगी। और यही कारण है कि मैं मानता हूं यही बदलता ऑर्डर है दुनिया। जब हम बदलते ऑर्डर की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि जो अमेरिका की बादशाहत है, ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन इसी बात को लेकर है कि मैंने अलास्का बुलाया पुतिन को, वहां भी बात नहीं बनी। अब पुतिन कहां जाएंगे? अंत में जेलेंस्की हो, पुतिन हो, ट्रंप हो, शी जिनपिंग हो, यही कहते हैं कि भारत के जो दर्शन में जो ताकत है, और वो दर्शन का आधार है आपका मेक इन इंडिया। भारत के दर्शन का आधार है मेक इन इंडिया। भारत के दर्शन का आधार है कि हम भारत में ही चिप बनाएंगे और भारत को सिंगापुर बनाएंगे। तो हिंदुस्तान का दबदबा सब मान रहे हैं, और इसीलिए जिस तरह से अमेरिका में भी पैनिक यही है कि भाई आपने पुतिन के करीब ला दिया, जो काम बिल क्लिंटन ने शुरू किया था सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बढ़ाया, ट्रंप दूरी बढ़ा दी है। रॉबिन सर, कंसर्न जो है, किसी के घर में भी आग लगी हो, हम सबसे पहले देखते हैं मेरा घर सुरक्षित है कि नहीं। तो 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, वो बच्ची का सवाल बिल्कुल सही है कि भाई हमारी क्या स्थिति होगी, हम कितने डेंजर में। साहब ने खत्म करा कि भारत को सिंगापुर बनाएंगे। इंसिडेंटली स्टूडियो के बाद डायरेक्टली मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, मैं सिंगापुर जा रहा हूं। ओके, नाउ 2-3 चीजें आपकी और आपकी। चाइना AI में जहां भी, 1 मिनट आई विल कम टू वर्ल्ड वॉर 3, इसका एक कारण है 2018 में जो ट्रंप सरकार ने चाइना पे सैंक्शंस लगाई। चाइना उस समय जो हम कहते हैं आत्मनिर्भरता पे भयानक रूप से आ गया।
चाइना का सोशल मीडिया आज की तारीख में ट्रंप को थैंक यू कहता है कि तुमने 18 में हम पे सैंक्शंस लगाई, हम जागे, हमने मेहनत करी। वन, दैट्स वन रीजन वेयर चाइना इज राइट नाउ, राइट। सेकेंडली, इसी मेहनत को लेकर के मेरा कहना मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि टैरिफ लगाई, हम ये कर देंगे, वो हम करेंगे क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोरिया मलेशिया ऐसी टाइगर नहीं बने, मेहनत करी। हमारा वर्क वीक है 5 दिन का, कंट्रोवर्शियल है, उस पर नहीं जाएंगे, बट आपको थ्योरी बता रहा हूं। हम 1 दिन का वर्क वीक बढ़ा दें, हम हफ्ते में 6 दिन काम करें, 1 साल के लिए हमारी जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। कितने लोग हमें 6 days in a week फेयर एनफ, आई नो इट हैज टू बी थॉट, बट थ्योरेटिकली मेहनत करेंगे। जो बात हो रही है मेक इन इंडिया करेंगे, आत्मनिर्भरता एटसेट्रा, राइट। तो हमें नेशनल कैरेक्टर को जोड़ना है, बनाना है और मिशन पे चल देना है, दैट्स वन। सेकेंडली, वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह एज वी सभी मेरे ख्याल से कह रहे हैं इस समय, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 का पैरेलल नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 थी, सड़कों पे थी, टैंकों में थी, गन बोट्स थी, बुलेट्स थे, गोला बारूद थे। आज की जो माहौल है, जो कोट अनकोट वॉर है, ये मल्टीपल डायमेंशंस में है, टेक्नोलॉजी में है, पैसे में है, रेस है, सैंक्शंस है। चाइना को अमेरिका इक्विपमेंट नहीं खरीदने दे रहा, जो हॉलैंड एक ही देश बनाता है फॉर दोस 2 नैनोमीटर लिथो व्हाटएवर मशीन्स। ओके, तो ये वॉर नहीं तो क्या है? अब ऐसे में इंडिया को क्या करना है? आई विल गो बैक टू दिस वन जो मैं भी कहता, 1 साल के लिए 6 दिन वर्क वीक फॉर एग्जाम्पल। डिबेट करो देश के अंदर, हो ना हो, आई नो देयर मेनी प्रोज एंड कॉन्स, सरकार करे, प्राइवेट सेक्टर करे ना। सो बट यस, कमिंग टू एआई, साइबर सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली in this war, in this matrix again, वक्त बदला है तो सर वॉर के तरीके भी बदलेंगे। everything, money, power, anything, मैं बड़ी एक छोटी सी बात करूंगा। मैं रॉबिन को रिकमेंड करूंगा, वीकेंड को मत बंद कर यार, बहुत जरूरत है। डिबेट करो, ज्यादा बड़ी बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, द नेक्स्ट वॉर बिटवीन एनी कंट्रीज जहां ले लो, एआई और साइबर को आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, आप अवॉइड कर ही नहीं पाओगे। 15E का ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने क्या हाल किया था? तो हम जो कहते हैं कि चीन की शक्ति, चीन का एआई, चीन की तकनीक, उसका जवाब हमारी जो मेड इन चाइना पे ट्रस्ट नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है, पहले उसे टेस्ट करना है। चलिए इसी नोट पर आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए और सभी के मत है कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन तो है ही, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 से कंपेयर करेंगे तो वैसा कुछ नहीं दिखेगा। अपने हित सबसे पहले लेकर चलने होंगे। आप सभी इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शानदार ऑडियंस ने भी